नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे दुनिया HMPV कह रही है, क्या फिर से दुनिया को मास्क के पीछे ले जाएगा और 2 गज की दूरी को एक बार फिर से क्या अनिवार्य कर देगा? क्या फिर से दुनिया लॉकडाउन जैसे हालात में जा सकती है? क्या फिर से महामारी फैलने वाली है? क्या फिर से चीन ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है? क्या फिर से दुनिया में चीन ने अपना बायो वेपन इस्तेमाल कर दिया है? क्या कोरोना के बाद HMP वायरस इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है? सवाल यह भी है कि क्या इससे डरना है, घबराना है या फिर सतर्क रहते हुए इससे बचना है? क्या यह भी कोरोना के जैसे ही फैल सकता है? इसकी जद में कौन कौन है और वो कितने शिकार हो सकते हैं, उनको कितना खतरा है? आपके जहन में ऐसे ना जाने कितने सवाल होंगे। सवाल यह भी होगा कि हर खतरनाक वायरस का पापा चीन ही क्यों होता है? ऐसा क्या है कि चीन में जो वायरस पैदा होता है वो दुनिया में तबाही मचाता है? आज हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे और आपकी हर भ्रांति यानी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि ये सच है कि ये वायरस अभी तक 5 देशों में फैल चुका है, लेकिन चिड़ियों से चीनियों तक पहुंच इस वायरस के दुनिया को अपनी जद में लेने की संभावना कितनी है, यह समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि कोरोना भी चीन से आया, HMPV वायरस भी चीन से आ रहा है और दुनिया के अंदर जो सबसे खतरनाक वायरस आए वो भी चीन से ही आए। चीन आखिर क्यों हर एक खतरनाक वायरस का पापा है? हर सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे। क्या फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? क्या फिर से महामारी फैलने वाली है? क्या फिर से दुनिया में चीन ने अपना बायो वेपन इस्तेमाल कर दिया? दरअसल HMP वायरस पर बात करना और आपके लिए इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के 4 राज्य ऐसे हैं जो इसकी जद में आ चुके हैं। गुजरात में वायरस डिटेक्ट हो चुका है, पश्चिम बंगाल के अंदर डिटेक्ट हो चुका है, कर्नाटक के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। तो सबसे पहले जरा HMPV को ही समझ लीजिए। इस वायरस के बारे में बेसिक जानकारी आपको सबसे पहले देते हैं। जरा देखिए, HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMP वायरस कहा जा रहा है, यह इसकी फुल फॉर्म है। और यह क्यों इसका नाम इस तरीके से पड़ा है, इसके पीछे की अपनी एक कहानी है, वो कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस अभी तक दुनिया के कितने देशों के अंदर फैल चुका है, जरा एक बार इसको भी देख लीजिए। क्योंकि चाइना जहां यह पैदा हुआ, जो चाइना इसका पापा है, यकीनन वहां तो यह है, लेकिन उसके अलावा कहां कहां पहुंच चुका है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, चीन के अंदर जहां बहुत ज्यादा तादाद के अंदर यह वायरस फैल रहा है, उसके अलावा मलेशिया नंबर 2 पोजीशन पर है, जहां काफी संख्या में HMPV वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हांगकांग, और अगर चौथा नंबर देखें तो जापान, और 5वें नंबर पर भारत, जहां एक एक करके 4 राज्य इसकी जद में है। मोटे तौर पर कहें कि चीन के बाद इस वायरस ने मलेशिया में दस्तक दी है। चीन की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उत्तरी चीन के इलाकों के अलावा बीजिंग, दक्षिण पश्चिम शहर चोंकिंग, दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में HMPV के मामले सामने आए। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के कुछ ही महीनों में HMPV के 327 मामले सामने आ चुके हैं। हांगकांग में भी HMPV की रिपोर्ट दर्ज हुई है, हालांकि वहां मामले बेहद कम हैं। जापान में भी इन्फ्लुएंजा का प्रकोप है, जहां भी बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आए। और भारत में भी एक एक करके अब 6 बच्चे इसकी जद में, जिनकी उम्र महज 3 से 8 महीने के आसपास बताई जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ 5 देश रहेंगे? क्या चुनिंदा केस रहेंगे, या कोरोना की तरह हम एक पेंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि चीन ही क्यों हर वायरस का पापा कहलाता है? क्यों वहीं पर चीन के अंदर ही हर वायरस पनपता है? दरअसल इसमें कोई शक नहीं, दुनिया के कई खतरनाक वायरस चीन से ही फैले हैं। आपको लगता होगा कि चीन से फैलने वाला सबसे खतरनाक जो वायरस रहा, जो बीमारी रही, वो कोरोना रही। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चीन से उभरने वाली सबसे विनाशकारी महामारी प्लेग या ब्लैक डेथ थी, जिसने 1346 से 1353 तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था।
अनुमान है कि इसमें 75 से 200 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। छठी, 14वीं, 19वीं शताब्दी में भी दुनिया को तबाह करने वाली प्लेग चीन से ही शुरू हुई थी। आप अंदाजा लगाइए, 100 सालों में चीन से 1918, 1957, 2002 और 2019 में महामारी फैल चुकी है। 1957 से 1959 के बीच में दुनिया में एक भयानक तबाही आई थी। इस महामारी का नाम था एशियन फ्लू, क्योंकि यह चीन से पूरी दुनिया में फैली थी। इस महामारी के प्रकोप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 2 साल के भीतर ही इस फ्लू से दुनिया भर के करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1918 में एक महामारी आई थी जिसे स्पेनिश फ्लू के रूप में जाना गया। हालांकि यह महामारी ऐसे समय में आई थी जब दुनिया में पहले विश्व युद्ध की चर्चा हो रही थी। ऐसे में तमाम सेंसरशिप के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर यह महामारी दुनिया में कैसे फैली, लेकिन तमाम रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी चीन में हुई। इसके भी पापा के तौर पर चीन ही था। 1918 की महामारी को सदी की सबसे घातक महामारी बताया गया। इस महामारी के चलते वैश्विक स्तर पर 20 मिलियन से 50 मिलियन लोग मारे गए थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इस आंकड़े को 100 मिलियन के करीब लेकर जाते हैं। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, जिसे हम CDC कहते हैं, उसके मुताबिक लगभग 500 मिलियन लोग, ये दुनिया की लगभग 30% आबादी हो जाती है, जो इस महामारी की चपेट में आई थी। 2002 में फैली सार्स महामारी से भी तबाही हुई थी और यह भी चीन से ही फैली थी। इसका भी पापा चीन ही था। लेकिन सवाल यह कि चीन के अंदर भी यह महामारी क्यों फैलती है? चीन से ही दुनिया के अंदर क्यों फैलती है? अगर चीन खुद महामारी की जद में आता है तो उसे रोक क्यों नहीं पाता? और चीन में ऐसा क्या है कि हर वायरस वहीं जाकर पनपता है, वहीं से फैलता है? तो जरा इस सवाल का जवाब भी हम आपको देते हैं, क्योंकि चीन से ही वायरस फैलने के पीछे उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है वहां की घनी आबादी। लेकिन आबादी तो हिंदुस्तान की भी बहुत ज्यादा है, तो फिर कारण क्या है? दरअसल जानवरों की कई प्रजातियों के साथ खुले तौर पर वो संपर्क में रहते हैं, जबकि वहां स्वच्छता को लेकर काफी समस्या है। दक्षिण मध्य चीन वायरस के लिए एक मिक्सिंग वेसल की तरह है। वहां स्वच्छता में भारी कमी और लचीली निगरानी के कारण बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। किसान अक्सर अपने पशुओं को वेट मार्केट में लाते हैं, जहां से वो सभी प्रकार के विदेशी जानवरों के संपर्क में आ जाते हैं। दूसरा कारण है चीन की सांस्कृतिक विरासत, क्योंकि चीन के सांस्कृतिक कारण भी यहां वायरस फैलाने और फैलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दरअसल चीन में ताजे मीट की खपत कहीं ज्यादा है। चीनी लोगों का मानना है कि ताजे मीट फ्रोजन की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। यहां खुले में मीट काटना आम बात है, जिससे हमेशा वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। वहीं चीन के लोग की एक और आम आदत है, यहां जब कोई शख्स बीमार होता है तो ज्यादातर लोग पहले पारंपरिक चीनी चिकित्सा, जिसे वहां TCM कहते हैं, उसकी तलाश करते हैं। यहां लोगों को इलाज के नाम पर जानवरों से जुड़े उपाय बताए जाते हैं और इससे ज्यादा संख्या में जानवर वहां मारे जाते हैं। साथ ही लोगों में वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक और कारण है, चीन झूठा है, धोखेबाज है। चीन दुनिया को धोखे में रखता है। चीन अपनी गलत सूचना, गोपनीयता और सेंसरशिप के लिए भी जाना जाता है और इससे कई बीमारियों के पनपने और फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और दुनिया के साथ नहीं, वो खुद की अपनी आवाम के साथ भी ऐसा ही करता है। वो उनको भी सही स्थिति नहीं बताता। और ऐसा कोरोना महामारी के समय भी देखने को मिला था। जानवरों के साथ चीनी वैज्ञानिकों के प्रयोग भी हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं और उस वजह से भी यह खतरा बना रहता है। लेकिन इस सबके बीच में एक सवाल हमेशा से अबूझ रहा है। वो सवाल रहा है कि क्या चीन के अंदर से वायरस का पैदा होना यह महज एक इत्तेफाक है, चीन की भौगोलिक परिस्थिति का परिणाम है, या चीन का दुनिया के अंदर वो बायोवेपन के तौर पर इस्तेमाल जो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी आबादी को संक्रमित करता है और उनकी अर्थव्यवस्था को धड़ाम नीचे लेकर आता है। लेकिन क्या वाकई में यह वायरस HMPV ज्यादा खतरनाक है? एक तुलना आपको बताते हैं। कोविड महामारी के दौरान जो दुनिया में घटा वो आपके जहन से यकीनन अभी तक गया नहीं होगा।
जहां चंद मीटर की दूरी पर अगर कोई कोविड पेशेंट मिल जाता तो हम उसमें दुश्मन देखने लगते थे, यमदूत देखने लगते थे। जरा एक आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, इस आंकड़े को जरा समझिए, तब आपको एहसास होगा कि ये प्रोग्राम हम क्यों करें और हम आपको क्यों कह रहे हैं कि चाहे दुनिया कहे कि कोई खतरा नहीं है, आपको एहतियात बरतनी है। जरा एक आंकड़े को देखिए। आंकड़ा क्या कह रहा है? आंकड़ा कह रहा है कि भारत में 47 लाख मौतें हुई थी कोविड-19 के दौरान और दुनिया भर के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने अपनों को खो दिया था। हालांकि ये जो आंकड़ा है, इसके बारे में हमेशा ये बात होती है कि आंकड़ा बेहद कम है, क्योंकि इस आंकड़े को भारत के अंदर ही चैलेंज करने की बात होती है और कहते हैं कि भारत में यह आंकड़ा लगभग 80 लाख के आसपास रहा है। चीन, झूठे चीन ने तो आंकड़ा कभी दिया ही नहीं। उसने बताया ही नहीं कि वहां जो शमशान घाट बन गए, जो कब्रिस्तान बन गए, उनमें कितनी लाशों को एक के ऊपर करके दफन कर दिया गया। इसलिए आंकड़ा हमेशा सवालों में रहा, लेकिन जो आंकड़ा है वो फिर भी डराता है और बताता है कि दुनिया 5 सालों के अंदर एक और महामारी को झेलने की स्थिति में नहीं है। तो चलिए एचएमपीवी वायरस की पूरी कुंडली ही आपके सामने रखते हैं कि क्या वाकई में वायरस खतरनाक है और कितना साल पुराना है। इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो बताती है कि जो कह रहे हैं ना कि 2001 के आसपास ही आया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 400 साल पहले से मौजूद है। हाँ, बस फर्क इतना है कि 400 साल पहले ये चिड़ियों के अंदर मिलता था, अब ये चीनियों के अंदर मिलता है। इस वायरस की उत्पत्ति 400 साल पहले चिड़ियों में हुई थी। अब चिड़ियों से चीनियों में कैसे आई, ये चीनी जाने। लेकिन खुद को बार बार बदलता है एचएमपी वायरस। अब एचएमपी वायरस से संक्रमित नहीं होती चिड़िया बच गई, चीनी फंस गए और चीनियों के चक्कर में दुनिया फंसेगी या नहीं, यह बताना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के मुताबिक 2001 में इंसान में पहली बार एचएमपीवी को रजिस्टर किया गया था, नोटिस किया गया था। नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पहला मामला सामने आया था। हालांकि वो संक्रमित नहीं था, उसके अंदर यह वायरस मौजूद था। कहने का मतलब यह है कि वायरस शरीर में मौजूद जरूर था, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में था। वायरस से निपटने के लिए अभी तक ना कोई वैक्सीन है। एचएमपीवी के कारण अभी तक ऐसी स्थितियां बनी ही नहीं कि वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़े। अब यहां से 2 सवाल है। पहला, क्या वाकई में वायरस से डरने की जरूरत नहीं है? क्या इसके वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है? क्या ये घातक नहीं है? और क्या ये खतरा नहीं है? इसको समझने के लिए अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ये वायरस कितने दिन तक अटैक करता है, कहां अटैक करता है और इसके लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मोटे तौर पर जानकारी आपको दे रहे हैं, जरा देखिए। अगर एचएमपीवी कितने घातक है इसकी बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो संक्रमण काल जब आप इस वायरस की जद में आएंगे, आपके अंदर सारे जो इसके साइड इफेक्ट है वो नजर आएंगे, उसके बाद आप मेडिसिन लेंगे और फिर सही हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा 3 से 6 दिन है। मतलब जिनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी वो 3 दिन के अंदर सही हो जाएंगे, जिनकी इम्यूनिटी पावर सामान्य होगी वो 6 दिन में सही हो जाएंगे, और हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो उनको 10 से 15 दिन भी लगे। लेकिन जो इसकी गंभीरता है वो सामान्य खांसी जुकाम, जो आपको एक तरीके से मौसमी बीमारी होती है, बस वही है। लेकिन कमाल की बात यह कि अभी तक जो 6 केस हिंदुस्तान के अंदर आए उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब उनमें से कोई विदेश नहीं गया। अब सवाल यह कि अगर कोई विदेशी नहीं गया, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो फिर उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर एचएमपीवी वायरस कहां से आया? फिर क्या वो 3000 किलोमीटर ट्रैवल करके आए एयर में? असंभव है, पूरे तरीके से असंभव है। इसका मतलब यह वायरस मौजूद है हवा में, इस वक्त मुफीद है, या फिर यह कहिए कि क्योंकि चीन के अंदर बहुत ज्यादा केस आए और चीन के अंदर एचएमपीवी वायरस को रिकॉर्ड किया गया, इसलिए अब जो यहां पर बच्चों के अंदर खांसी जुकाम हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, वहां एचएमपीवी वायरस ट्रैक हो रहा है। और ये एज क्या है? ये एज है 3 साल से 8 साल, माफ कीजिएगा 3 महीने से 8 महीने। अब इसको समझिए, कहने का मतलब क्या है। इस पर बहुत ज्यादा लोग आपको नहीं समझा पा रहे होंगे, बता भी नहीं पा रहे होंगे। 3 से 8 महीने का मतलब क्या है? कि वो बच्चा जो पैदा होने के बाद अपने जीवन काल की पहली सर्दी महसूस कर रहा है, यानी उसका शरीर उसके लिए तैयार नहीं हुआ है, और तैयार नहीं हुआ है तो वो सर्दी जुकाम की जद में आ गया है। और माता पिता ने लापरवाही नहीं भी की, मानिए 2 दिन गलत दवाई दे दी,
तो फिर वो निमोनिया की जद में आ गया और इस वजह से उनमें HMPV वायरस डिटेक्ट हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर चाइना के अंदर नहीं होता तो हम इसको इन्फ्लुएंजा ही समझ रहे होते, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इनकी, कोई चाइना से नहीं आया बच्चा। यानी ये हो सकता है इससे पहले भी हो। बच्चों के अंदर जो निमोनिया हम समझ के बीमारी इलाज कर रहे हो वो HMPV वायरस हो, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं एहतियात की जरूरत है। और एहतियात किस लिए जरूरी है? क्योंकि अब आइए कोविड-19 के शुरुआती दौर में और HMPV के शुरुआती दौर में। आपको ध्यान होगा कोविड-19 जब शुरू में आया तो कहा खतरे की कोई बात नहीं है, आराम से रिकवरी होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आज भी वही बात हो रही है, लेकिन जब कोविड-19 ने अपने स्ट्रेन को चेंज किया, उसने अपने स्वरूप को चेंज किया और उसके बाद जो तबाही उसने मचाई, क्या HMPV वो कर सकता है? इसको समझने के लिए अब दोनों के बीच की आपको समानता समझनी पड़ेगी। दरअसल दोनों के दोनों वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं, यानी कि श्वास व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। HMPV पैरामिक्सोरिविडी फैमिली का सदस्य है जो RNA से संबंधित है। HMPV के लक्षण कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। मसलन इसमें भी तेज बुखार होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, नाक बंद होगी, नाक बहना होगा, गले में खराश होगी, थकान होगी, कमजोरी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, सीने में जकड़न होगी, दर्द होगी, निमोनिया होगा, यहां तक कि हो सकता है ब्रोंकोलाइटिस भी हो जाए। ब्रोंकोलाइटिस मतलब जब आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसका एक बड़ा स्टेज अस्थमा होता है, वहां तक स्थिति पहुंच सकती है। संक्रमित बच्चों को खाना निगलने में कठिनाई होगी, वहां दर्द होगा और इसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन आएगा, नींद में परेशानी आएगी क्योंकि बार बार खांसी आएगी, जुकाम की वजह से नाक बंद होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। कोविड-19 की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। धीरे धीरे बढ़ती संक्रमितों की संख्या ने उसके बाद किस तरीके से महामारी का रूप लिया, पेंडेमिक का रूप लिया, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो क्या हम पेंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं या बेवजह का पैनिक कर रहे हैं? इसको समझने के लिए अब यह भी समझिए कि कोविड-19 और HMPV वायरस दोनों अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन लक्षण इन दोनों के समान है। कोविड-19 और HMPV दोनों अलग अलग फैमिली के वायरस हैं, दोनों ही RNA वायरस हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का सदस्य है HMPV वायरस, जबकि कोरोना विरिडे फैमिली से आता है कोविड-19 वायरस। अलग अलग फैमिली का हिस्सा होने के बाद भी इनमें कई चीजें समान है। HMPV से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों को गंभीर खतरा है। इनमें इन्फ्लुएंजा A, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 भी शामिल है। लेकिन इस वायरस का बिहेवियर क्या है? हर एक व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है और नेचर देखकर हम बता पाते हैं कि वो गुस्सैल है, वो गुस्से को पी जाता है, वो मुस्कुराता रहता है। तो ये वायरस कैसे रिएक्ट करता है और कैसे अटैक करता है, जरा इसको भी समझिए। हम एक एक पॉइंट के साथ आपको समझा रहे हैं और ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ना जाने कहां कहां क्या क्या पढ़ रहे होंगे, क्या क्या देख रहे होंगे। आपको डर लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड-19 की तरह फिर से लॉकडाउन में आ जाएं, फिर से घरों में कैद हो जाएं। जरा देखिए किस तरीके से ये काम करता है। इसका जो पहला पॉइंट है वो है रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब श्वास तंत्र पर ये अटैक करता है, बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कोविड करता है। दूसरा है ट्रांसमिशन, सांस और दूसरी सतह के संपर्क से फैलता है जैसे कोविड फैलता था। तीसरा है लक्षण। लक्षण हम आपको बता चुके हैं, बुखार है, खांसी है, गले में खराश है, घरघराहट है और सांस लेने में तकलीफ आएगी क्योंकि आपके जो लंग्स के अंदर की एल्वोलाई है, ब्रोंकाइटिस है, उनमें एयर नहीं जाती, हवा नहीं जाती, वो कोलैप्स होते हैं और उस वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपको दिक्कत आती है। चौथा पॉइंट जो है वो है वल्नरेबल ग्रुप, यानी बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों को इससे खतरा है। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है दैट इज प्रिवेंशन, कि भाई बचना कैसे है। तो बचना वैसे है जैसे कोविड-19 से बचे, मसलन हाथों को साफ रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग इसमें महत्वपूर्ण है और इसे आप जिंदगी का हिस्सा ही बना लीजिए। ना जाने कितने तरीके के वायरस हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की और उन्होंने बताया कि भाई आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जरा एक बार इस एडवाइजरी पर भी नजर डाल लेते हैं कि केंद्र सरकार जो हमें लेकर गंभीर है वो एडवाइजरी में क्या कुछ कह रही है, जरा देखिए।
खांसते चीखते समय मुंह और नाक को ढकें, हाथों को साबुन और पानी या सैनिटाइज से धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से ना मिले। खूब पानी पिए और पौष्टिक भोजन खाएं, वो वैसे भी आपको करना चाहिए। क्या नहीं करना है? टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क ना रखें। यूज्ड तौलिए का इस्तेमाल ना करें। बार बार आंख, नाक और मुंह को छूना नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है। चिकित्सक से परामर्श लिए बिना खुद से दवा नहीं लेनी है। खुद को डॉक्टर साहब नहीं समझना है। खुद अपने लिए अपने एक्सपर्ट मत बनिएगा। उसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट है, उनसे मिलिएगा, अपनी बीमारी बताइएगा, दवा लीजिएगा, ठीक हो जाइएगा। अगर खुद बीमारी लेंगे तो बीमार होंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भाई जिस वायरस की हम बात करें उसका कोई टीका नहीं है अभी तक, उसकी कोई स्पेसिफिक दवा भी नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये दरअसल 2021 में लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अंदर प्रकाशित एक लेख के आंकड़ों के मुताबिक 5 साल के कम उम्र के बच्चों में तीव्र श्वसन संक्रमण यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को सीधा हिट करता है, उससे संबंधित बीमारी होती है। मौतों में 1% HMPV के कारण हो सकती है। वर्तमान में HMPV के खिलाफ कोई टीका या प्रभावी दवा नहीं है। इसके उपचार में ज्यादातर लक्षणों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन फिर भी हम प्रोग्राम आपके लिए कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो दवाएं बताएं आप उन्हीं को लीजिएगा, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, हम ये जरूर बता रहे हैं कि डॉक्टरों को कौन कौन सी दवा रिकमेंड करने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या वाकई में हम धोखे में हैं? क्या चीन एक बार फिर से हमें धोखा दे रहा है? पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना चीन से निकला, वुहान के अंदर इसके ट्रेस मिले, चीन अगर शायद वक्त के साथ इसकी भयावहता को बता देता तो शायद दुनिया इतनी बड़े संकट में नहीं आती। क्या फिर से वही हो रहा है? क्योंकि चीन में HMPV वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए, उस पर जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे चर्चा है कि चीन में एक बार फिर से कोरोना जैसी स्थिति बन गई। इस बीच जिनपिंग सरकार इसे मानने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। वहीं भारत सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोरोना के दौरान भी चीन ने ऐसे ही सच को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने सच का खुलासा किया। चीन ने देश में बड़े पैमाने पर HMPV के प्रकोप संबंधी खबरों को तवज्जो नहीं दी। चीन का कहना है कि सर्दियों के दौरान होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले पिछले साल की तुलना में इस बार बेहद कम है, जबकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, कुछ और ही बयां करती है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेशियों के लिए चीन की यात्रा करना सुरक्षित है। और इसके विपरीत सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ दिख रही है। तो अगर आपको चाइना जाना है तो अपनी गारंटी पर जाइएगा, चीन की गारंटी पर मत जाइएगा, क्योंकि चीन तो अपने सामान की गारंटी नहीं देता, अपने वायरस की गारंटी क्या देगा। इसलिए सोच समझ कर जाइएगा। बहरहाल भारत की बात करते हैं। HMPV पर भारत की स्थिति फिलहाल क्या है? क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? कैसे नजर रख रहे हैं? दरअसल राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC HMPV पर करीबी नजर बनाए हुए है। चीन में आ रहे मरीजों की स्थिति और इलाज पर भी नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में भी है। स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने जानकारी दी कि HMPV सांस में संबंधित किसी भी अन्य वायरस की तरह है जो सामान्य जुकाम का कारण बनता है। घबराने की जरूरत नहीं। भारत में श्वसन प्रकोप के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तो दिसंबर 2024 के आंकड़ों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। हमारे किसी भी स्वास्थ्य संस्थान से बड़ी संख्या में मामले सामने नहीं आए। मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा कल तक 1 हुआ करता था वो दोपहर तक 3 हुआ और शाम होते होते 6 हो गया। तो क्या वाकई में घबराने की जरूरत नहीं है? और अगर आप इसके संक्रमण से ग्रसित हैं तो कैसे इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे? इसको लेकर बाकायदा केंद्र सरकार ने IHIP पोर्टल तैयार किया है, दैट इज इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। अब इस पर जाकर सभी डॉक्टर्स को क्या करना है, सभी अस्पतालों को क्या करना है, उनको एक डाटा अपडेट करना है। डाटा क्या है जरा देखिए। डाटा जो अपडेट करना है उसमें पहला है ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा है
उसके जैसी जो बीमारी है और उसमें अगर मामले गंभीर है तो उसको आपको रिपोर्ट करना है बाकायदा, नाम के साथ, जगह के साथ, अस्पताल के साथ, बीमारी के साथ, बच्चे की उम्र के साथ। दूसरा है SARI, यानी कि सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। यह भी अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिसको नाम SARI दिया गया है, वो भी अपडेट करना है। इन्फ्लुएंजा के मामलों का सही ढंग से डॉक्यूमेंटेशन हो, यह दरअसल इसलिए किया गया है, और कोई भी जाकर IHIP पर, जहां पर यह संक्रमण फैल रहा है या जहां संक्रमित हैं, वहां के एक्सपर्ट डॉक्टर्स जिनके पास इस पोर्टल का लॉगिन है, वो जाकर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन बाकायदा HMPV में अस्पतालों को निर्देश दिए गए, और ये निर्देश क्या दिए गए हैं, ये भी जरा देखिए। इस वायरस से जुड़े मरीजों के लिए अस्पतालों में जरूरी दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, कहा गया है। इनमें पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामाइन, ब्रोंकोडायलेटर्स, कफ सिरप और ऑक्सीजन शामिल है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। दिल्ली सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह गाइडलाइन जारी की है, लेकिन हम यहां सीधे तौर पर कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, हम जो दवाई बता रहे हैं उनको आपको खुद नहीं लेना है, हमारी सलाह पर भी नहीं लेना है, खुद के लिए भी डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर के पास जाइएगा, दवा लेकर आइएगा, खुद को सही कीजिएगा। लेकिन हाँ, वर्तमान स्थिति बता रही है कि खतरा नहीं, लेकिन चीन जो छुपा रहा है उससे यह भी नहीं कहा जा सकता कि खतरा नहीं है। इसलिए सावधानी ही मूल मंत्र है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। क्या फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? क्या फिर से महामारी फैलने वाली है? क्या फिर से दुनिया में चीन ने अपना बायो वेपन इस्तेमाल कर दिया?